उसे सजने संवरने का शौक था। पूरा कमरा भरा पड़ा है उसके कपड़े और जेवरों से। क्या रखे क्या फेंके, उसे तो सब प्रिय था। अभी तो कुछ भी नहीं हटाया है। ठीक है, खूब सुंदर श्रृंगार का सामान, गजरा, इत्र सब मंगवाओ और लाल जोड़ा भी। आज रात किसी तरह अपने बेटे की चारपाई घर के अंदर ही लगवाना। वो हट करेगा, लेकिन तुम्हें संभालना होगा उसे। अंधेरा होने लगे तब वो सारा सामान मोहन के हाथ कुएं की मुंडेर पर रखवा देना। कुछ पल के लिए ही सही, खुशबू से खींचकर वो मोहन को छोड़कर उस सामान के पास जरूर आएगी। बस उसी समय हमें घर को बांधना होगा ताकि फिर वो घर के अंदर ना आ पाए। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो समझो अभी के लिए तो मुसीबत को टाल दिया हमने। सबसे बड़ी बात, मोहन और इस घर पर वो अपना अधिकार समझती है। उसका जुड़ाव इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर हम उसे इस घर और मोहन से दूर कर देंगे तो हो सकता है वो वापस चली जाए। बाबा का बताया उपाय कठिन तो था, लेकिन एक आस जागने लगी थी कि शायद एक बार हिम्मत करने से उनका बेटा इस प्रेतात्मा से आजाद हो जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था और रात की कालिमा दिन के प्रकाश पर हावी हो रही थी। देखते ही देखते सूरज गायब हो गया और चारों ओर रात का अंधेरा और चुप्पी से फैल गई। मोहन बेटा, ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। देख बेटा, जिस दिन रुक्मणी हमें छोड़कर गई, तुम्हारे ब्याह की सालगिरह थी उस दिन। मैं रुक्मणी को ये तोहफा देकर अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। देख देख, उसे बहुत पसंद था ना ये सब। जा ये सामान कुएं पर रखा, उसे अच्छा लगेगा। कोई माफी नहीं लगी। रुक्मणी मैंने तुम्हें दी थी, तेरे कानों ने उसे कुएं में गिराया था और एक कर सब अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। किसी को माफ करेगी रुक्मणी। देख बेटा, बहू ने मुझे माफी मांगने का मौका ना दिया, लेकिन मैं बस ये आखिरी तोहफा उसके लिए लाई हूँ। तू एक बार ये सारा सामान उस कुएं पर रखा, फिर जो होगा मुझे स्वीकार है। किसी तरह मनाकर वसुंधरा अपने बेटे को बाहर कुएं पर श्रृंगार का सामान रखने के लिए भेज देती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुक्मणी अभी घर से बाहर निकल गई है। मतलब वह सुगंध से आकर्षित होकर कुएं पर गई है। तब तक तुम दीवारों पर ये लिख दो। और हाँ, अभी मोहन पर उसके सम्मोहन का असर नहीं है। इसी समय उसके हाथों की हल्दी की छाप दरवाजे के दोनों ओर दीवार पर लगवा देना। बाबा, लेकिन ये क्या इससे वो अंदर नहीं आएगी? हाँ, पहले मोहन के गले में ये धागा बांध दो और जल्दी जाओ और जाकर दीवार पर बड़ा बड़ा लिख दो, स्त्री कल आना। ज्यादा सोचे समझे बिना वसुंधरा ने जल्दी दीवारों पर नालेबा यानी कि कल आना लिखवा दिया। उस दिन के बाद हर रात को किसी औरत के रोने और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज वसुंधरा के परिवार को सुनाई देती रही, लेकिन अब दरवाजे पर जाने का साहस कोई नहीं दिखाता था। वसुंधरा जानती थी मोहन रुक्मणी से मिलने को छटपटाएगा, इसलिए उसे उसके कमरे में बांध कर रखा हुआ था। कुछ दिनों तक ऐसे ही दरवाजा खटखटाने के बाद एकाएक रुक्मणी का आना बंद हो जाता है। मोहन और वसुंधरा को यह यकीन हो चला था कि अब रुक्मणी चली गई है और शायद कभी लौटकर नहीं आएगी, इसलिए मोहन भी अब रुक्मणी के गम को भूलने लगा था। कुछ दिनों बाद आधी रात के समय महेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए, कौन ऐसे जोरों से दरवाजा पीट रहा है? मैं देखता हूँ। ए जी, दरवाजा खोलने से पहले एक बार पूछिए ना कि कौन है, वो भी इतनी रात को। मुझे तो डर सा लग रहा है। कैसी भयानक सी आवाज है। ये किसी इंसान के रोने की आवाज तो नहीं लगती। कौन है बाहर? भैया दरवाजा खोलिए ना। अरे क्यों देर, दरवाजा खोलिए ना। अरे क्यों देर कर रहे हो, मैं पहले ही इतना घबराई हुई हूँ। अरे ये तो सुशीला की आवाज है। सुशीला, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया, सब अंदर से ही पूछ लोगे क्या? दरवाजा खोलो ना पहले, बाहर बहुत अंधेरा है। अपनी इकलौती बहन की ऐसे घबराई सी आवाज सुनने के बाद महेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हैरान होकर वो दरवाजे के 4 कदम आगे तक जाकर देखता है, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पर लाल रंग से बने पैरों के निशान पर जाती है। कोई तो था यहाँ जिसके पांव के निशान बने हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? इससे पहले कि महेश कुछ भी करे, एक चीख की आवाज सुनाई देती है।
जिसे सुनकर महेश की पत्नी दौड़ते हुए घर के बाहर आती है, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि बाहर से महेश गायब हो चुका है। आधी रात को इस तरह दरवाजा खटखटाकर गांव के मर्द को उठा ले जाने की घटना से पूरा गांव स्तब्ध था। अरे भैया, महेश की औरत का कहना है कि कौन औरत थी जो उसकी बहन की आवाज में दरवाजा खटखटाई, और जब दरवाजा खोला तो अचानक से उसको लेकर रफू चक्कर हो गई। दरवाजे पर खून के छींटे और पैरों के निशान मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी औरत है जो एक हट्टे कट्टे आदमी को एक सेकंड में गायब कर दे। मानो ना मानो, हमको तो ये कुछ ऊपरी चक्कर लगता है। अरे महेश सीधा साधा आदमी था, उसकी ऐसी किसी से कौन सी दुश्मनी थी कि कोई उस पर अपनी रंजिश निकालेगा। काका की बात से गांव के सभी लोग सहमत थे। गांव के लोग महेश का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। 3 दिन बाद गांव में ही रहने वाला केसर अपने बड़े भाई को बस में बिठाकर वापस गांव लौट रहा था। लौटते हुए उसे थोड़ी देर हो गई थी। जब से महेश के साथ वो घटना हुई थी, दिन ढलने के बाद गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। केसर तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी खेतों की ओर से उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। आहट सुन के डर के मारे केसर का खून जम रहा था। केसर जितना तेज चलता, उसका पीछा कर रहे कदमों की आहट और तेज होती जाती। अचानक केसर को किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और कितना तेज भागोगी केसर, अरे संभाल कर, गिर पड़ोगे। केसर को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर चलते हुए फिलहाल उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो हमसे? हम तो थक गए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए। केसर अब रुको ना। अचानक ही केसर को चलकर देखता हूँ कि गांव पर ये कैसा संकट आन पड़ा है। बाबा ने गांव में जाकर पैरों की उन निशानों और खून की छींटों को देखा और फिर अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में आकर बाबा ने ध्यान लगाया ताकि वे गांव से गायब हुए लोगों के बारे में जान सकें। जिस बात का मुझे डर था, आखिर वही हुआ। रुक्मणी एक बार फिर से लौट आई है और इस बार वो बहुत गुस्से में है। पहले तो उसने मोहन को अमावस्या तक का समय दिया था, लेकिन अब तो वो सीधा मर्दों को उठाकर ले जा रही है। लगता है अब वो गांव के किसी भी आदमी को बख्शने वाली नहीं है। बाबा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो हमारे गांव से चली जाए? वही उपाय करना होगा जो मोहन के परिवार ने किया था। गांव के सभी लोग अपने घर की दीवारों पर स्त्री तू कल आना लिखवा दो, और उसके साथ ही घर में जितने भी मर्द हो सबके हाथ के हल्दी के निशान दरवाजे पर छपवा दो। जिसके भी घर में जवां मर्द है वो सब श्रृंगार का सामान उस कुएं के पास रख देना। बाबा की कहे अनुसार गांव के सभी लोगों ने अपने घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में कल आना लिखवा दिया। मेरे कारण ही गांव के इतने लोगों की मौत हो गई। वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए आती है। उसी रात मोहन ने अपने गले में पहना हुआ धागा उतार दिया और जाकर कुएं के पास बैठ गया। आधी रात बीतने के बाद रुक्मणी मोहन के पास आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद जब रुक्मणी सहज होकर मोहन से बातें करने लगी, तभी मोहन ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। रुक्मणी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहन से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। देखते ही देखते रुक्मणी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और भयानक आवाज निकालकर मोहन को डराने की कोशिश करने लगी, किंतु मोहन लगातार अपना पाठ करता रहा और रुक्मणी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी जरूर। कहते हैं इस घटना के बाद बहुत दिनों तक किसी स्त्री की रात के समय चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मोहन का परिवार रुक्मणी की मौत के बाद कभी भी उबर नहीं पाया। पहले उसकी माँ और फिर पिताजी की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। पत्नी की मौत का गम भुलाने को मोहन आजीवन अविवाहित रहा और अकेले में ही अपना जीवन बिताया। कहते हैं मोहन ने इस घटना के बाद घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस दिन के बाद रुक्मणी गांव में लौटकर नहीं आई थी, क्योंकि मोहन के माता पिता की मौत के बाद रुक्मणी हमेशा के लिए उसके साथ ही रहने लगी थी।
होकर मोहन से बातें करने लगी। तभी मोहन ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। रुक्मणी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहन से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। देखते ही देखते रुक्मणी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और भयानक आवाज निकालकर मोहन को डराने की कोशिश करने लगी। किंतु मोहन लगातार अपना पाठ करता रहा और रुक्मणी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी जरूर। कहते हैं इस घटना के बाद बहुत दिनों तक किसी स्त्री की रात के समय चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मोहन का परिवार रुक्मणी की मौत के बाद कभी भी उबर नहीं पाया। पहले उसकी माँ और फिर पिताजी की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। पत्नी की मौत का गम भुलाने को मोहन आजीवन अविवाहित रहा और अकेले में ही अपना जीवन बिताया। कहते हैं मोहन ने इस घटना के बाद घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस दिन के बाद रुक्मणी गांव में लौटकर नहीं आई थी, क्योंकि मोहन के माता पिता की मौत के बाद रुक्मणी हमेशा के लिए उसके साथ ही रहने लगी थी।